कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग अपनी इस पॉलिटी की लेक्चर सीरीज़ का मौलिक अधिकार चैप्टर में उसका पार्ट 5 पढ़ेंगे। आज पार्ट 5 में जानेंगे बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो साथियों, ये जो मौलिक अधिकार चैप्टर है ये लंबा इसलिए जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बहुत प्रकार के आर्टिकल हैं, उसको अच्छे से समझना, उनके हर आर्टिकल को अच्छे से पढ़ना, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, सारी चीज़ें डिस्कस करना, तो इसमें थोड़ा समय लगता है। तो चलिए ठीक है, लग रहा है फिर भी हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए इस चैप्टर को याद कर लेना और इसके हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना और क्लैरिटी के साथ समझना, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हमारा गलत ना होने पाए। और एक बार पढ़ लें तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमें रिवीजन की ज़रूरत रहे। जितना मैक्सिमम रिवीजन करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस वीडियो लेक्चर को आप लोग देखेंगे, आपका उतना ही ये चैप्टर मजबूत होगा और इस सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ बनेगी। तो जैसा कि अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं, यूपी ट्रिपल का नोटिफिकेशन अगले माह में आ ही जाएगा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही। और इस सब्जेक्ट से 5 प्रश्न आते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेट में। तो मेरा यकीन मानिए, आप लोग वीडियो को 1.5 पे 1.2 पे लगा कर देख लेंगे तो आपका 5 प्रश्न इससे कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। हर क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है? 5 प्रश्न यहाँ से सही हो जाएंगे। बाकी रही हिस्ट्री, पॉलिटी ख़त्म करना ही है, पूरा पढ़ाना है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक हो गया और साइंस हो गया, है ना? ये सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे ये इसी प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग निश्चिंत रहिए इस बात के लिए, बस आप लोग मेरा साथ दीजिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ। चलिए ठीक है, आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हम लोग प्रीवियस क्लास में बात किए थे टॉपिक अनुच्छेद 20 के 2 के बारे में। अनुच्छेद 20 का 2, ठीक है? जिसका क्या कहना है, इसमें क्या है? डबल जियोप्रेडी, द्वितीय दंड का निषेध। डबल जियोप्रेडी, द्वितीय दंड का निषेध, ठीक है? अब इसमें क्या है कि इसको सरल भाषा में समझेंगे। एक ही अपराध के लिए एक ही व्यक्ति को 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। जैसे कि कोई व्यक्ति सुरेश है, अगर उसने चोरी की तो अदालत उसे सज़ा देती है, तो क्या उसी चोरी के लिए, है ना, उसी चोरी के लिए फिर उसी अदालत या दूसरी किसी अदालत में दोबारा सज़ा दी जा सकती है? तो नहीं दी जा सकती, ठीक है? ऐसा नहीं है। अब आप लोग याद रखिए, एक अपराध होगा और एक ही मुकदमा चलेगा और एक ही दंड होगा। ये अनुच्छेद 2 का सार है। यदि अलग अलग अपराध हैं तो उस पर अलग अलग मुकदमा चलेंगे, लेकिन एक ही अपराध के लिए दोबारा दंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी। अब अनुच्छेद 20 का 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन, है ना, इस पे बात करेंगे। आर्टिकल अनुच्छेद 20 का 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, स्वयं के विरुद्ध गवाही, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य न किया जाए। बाध्य न किया जाना, ठीक है? अब इसमें बात कर लेते हैं कि किसी आरोपी को उसके अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है? पुलिस कहती है, अगर तुम खुद लिखकर स्वीकार नहीं करोगे कि चोरी तुमने की है तो और सज़ा देंगे। क्या ऐसा किया जा सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है? सरकार, भारत का संविधान कहता है कि अपराध सिद्ध करना सरकार का काम है, आपका काम नहीं है। आरोपी को अपने खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है? यह सुरक्षा केवल आरोपी को मिलती है, सामान्य गवाह पर यह उसी रूप से लागू नहीं होता, ठीक है? ये सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ आरोपी को मिलती है। गवाह, जो सामान्य गवाह है, उसी पर लागू नहीं होता। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का केस आया था कि नंदिनी सत्यपथी वर्सेस PL दानी, 1978 में।
पूछताछ के दौरान सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कि आरोपी को अपने विरुद्ध उत्तर देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। इस केस के माध्यम से ये बातें बताई गई। अब चुप रहने का अधिकार, राइट टू साइलेंट, भी इसी सिद्धांत से जुड़ा है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिए। चुप रहने का अधिकार, देखिए चुप रहने का अधिकार चुप रहने का अधिकार, राइट टू साइलेंट, भी इसी सिद्धांत से जुड़ा है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 20 जो है सभी व्यक्तियों पर्सन्स पर लागू होता है, केवल भारतीय नागरिकों पर नहीं। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस पे और अगला टॉपिक देखेंगे। अगर अगले टॉपिक के बारे में थोड़ा बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति है सबसे बड़ा अधिकार ही छीन लिया जाए, उसका सबसे बड़ा अधिकार छीन लिया जाए, उसका जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो बाकी सभी अधिकारों का क्या महत्व रह जाएगा। तो इसीलिए संविधान का सबसे जीवंत और सबसे व्यापक अनुच्छेद माना गया है अनुच्छेद 21। कौन सा अनुच्छेद टॉपिक है आज का? अगला टॉपिक है अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 में क्या बातें बताई गई हैं? प्राण एवं दैहिक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, अब क्या है इस पे कि अगर आप लोग कल्पना करिए कि एक दिन जो है सुबह पुलिस आपके घर आती है और बिना कोई कारण बताए आपको पकड़कर जेल में डाल देती है। अभी हाल ही की घटना है, सोनम वांगचुक को सुबह कारण ये बताया गया, जब पूछा गया तब कि किस लिए उन्हें उठाया गया, हेल्थ इशू की वजह से। जब पूछा गया तब ये कहा गया, लेकिन उन्हें सुबह उठा लिया गया। ठीक है, तो बिना कोई कारण बताए आपको पकड़ कर जेल में डाल दे, ना कोर्ट, ना वकील, ना परिवार को सूचना देना, या फिर सरकार कह दे कि किसी व्यक्ति का जीवन अब सुरक्षित नहीं है, तब क्या बाकी मौलिक अधिकारों का कोई अर्थ बचेगा? तो अगर जीवन ही सुरक्षित नहीं होगा तो बोलने की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, इन सब का क्या महत्व रह जाएगा? बताइए, कोई महत्व है? नहीं रहेगा, जब हमारा जीवन ही नहीं सुरक्षित है। तो इसलिए संविधान का सबसे जीवंत और सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 हमारा सबसे जीवन शक्तिशाली है संविधान का। यह केवल जीने का अधिकार नहीं देता, बल्कि गरिमा, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार देता है। अब एक चीज़ के अब एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि सीमा एक गरीब महिला है और वह सड़क के किनारे रहती है ना, सड़क के किनारे रहती है। क्या संविधान केवल यह कहता है कि उसे जिंदा रहने दिया जाए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि जीवन का अर्थ क्या है? सम्मान से जीना, सम्मान से जीना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ सांस लेना ही नहीं जीवन का अधिकार है, सम्मान के साथ जीना, स्वच्छ वातावरण में जीना। ये नहीं कि स्लम, जैसे धारावी का स्लम एरिया था तो उनके स्वतंत्रता, उनके अधिकारों का हनन था, तो वहाँ पे सरकार ने कुछ पहल की, बहुत सारी चीज़ों में सुधार किया, तो जाके वहाँ स्थिति थोड़ी सुधरने लायक हुई। जैसे शिक्षा भी हो गया, शिक्षा भी मिलना चाहिए एक व्यक्ति को। कोई व्यक्ति है सिर्फ वो सांस ले ऐसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ क्या चीज़ें होनी चाहिए? उसे सम्मान से चाहिए, वो स्वच्छ वातावरण मिले, उसे अच्छा इन्वायरमेंट मिले, शिक्षा भी उसे मिले, और साथ ही साथ अच्छा स्वास्थ्य मतलब अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिले उसे, है ना, और निजता, और क्या हो, कानूनी सहायता हो उसे, अगर उसे कोई मुसीबत पड़ रही है, कोई दिक्कत हो रही है कानून से रिलेटेड, तो उसे सहायता मिले। ये नहीं कि उसकी बातें ही ना सुनी जाए, उसकी रिपोर्ट ना दर्ज की जाए, ये सारी चीज़ें ना हो। तो ऐसी आवश्यक सुविधाएं भी गरिमामय जीवन का, ऐसी जो आवश्यक सुविधाएं वो गरिमामय जीवन को दर्शाती हैं, गरिमामय जीवन का हिस्सा है। ठीक है, अब अनुच्छेद 21 जो है क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा।
अब साथियों, अनुच्छेद 21 जो है केवल जीवित रहने की बात नहीं करता, बल्कि बल्कि सम्मानपूर्वक और गरिमामय जीवन जीने की बात करता है। यही सबसे बड़ी विशेषता है। सबसे पहले दो शब्द समझिए हम लोग। पहले समझते हैं प्राण। अभी आया ना प्राण एवं दैहिक, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण शब्द है प्राण। प्राण में क्या है? लाइफ। प्राण का इंग्लिश मीनिंग है लाइफ। अब इसका अर्थ समझते हैं। प्राण है केवल जीवित रहना नहीं। क्या है? केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीना। कैसे? सम्मान के साथ जीना। दूसरा है दैहिक। दैहिक यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। पर्सनल लिबर्टी, व्यक्ति की स्वतंत्र आवाजाही, निजी जीवन, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, कानून के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये सब सारी चीजें दैहिक स्वतंत्रता में आती है। ठीक है। अगर सरकार बिना कानून के किसी को जेल भेज दे तो क्या अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा? हाँ, होगा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन। कैसे? इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है प्रो इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द ये आता है कि प्रोसीड्यूर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको लिखते हैं कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही छीनी जा सकती है। ठीक है। अब मनमाने तरीके से नहीं होगा, मनमाने तरीके से नहीं। अब इसमें बात क्या है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो गिरफ्तारी होगी, मुकदमा चलेगा, न्यायालय निर्णय देगा, है ना, और फिर सजा मिलेगी। लेकिन बिना कानून और बिना प्रक्रिया के किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता। किसी को अगर जेल में भेजना है, उसके पहले सबसे पहले उस पर क्या होगा? मुकदमा होगा, चलेगा, गिरफ्तारी की जाएगी, फिर न्यायालय निर्णय देगा, फिर सजा होगी, ये सारी चीज़ें। अब इस पर सबसे महत्वपूर्ण केस था मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इस पे एक केस आया था, बना था, कौन सा? मानिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। अब इसमें तथ्य क्या था कि सरकार ने मानिका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया। इसमें क्या क्या सरकार ने मानिका गांधी का पासपोर्ट क्या कर लिया था? रख लिया था, जब्त कर लिया था। क्यों कर लिया था? इस पर आगे बात कर रहे हैं, पहले इतनी बातें समझिए। जब्त कर लिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। जब उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। क्या कहा कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? ऐतिहासिक निर्णय। ऐतिहासिक निर्णय क्या लिया? प्रोसीड्यूर इस्टाब्लिश्ड बाय लॉ का अर्थ केवल कोई भी कानून नहीं। ये जो शब्द है इसको हम लोग अभी समझ रहे हैं विस्तृत तौर से। प्रोसीड्यूर established
एस्टैब्लिश बाय लॉ का अर्थ केवल कोई भी कानून नहीं है। वह कानून कौन कौन सा है? न्याय संगत हो। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून नहीं, वह कानून कौन कौन सा होता है? जो न्याय संगत हो, है ना, और उचित हो, फेयर हो, और तर्क संगत हो, रीजनेबल हो, तर्क संगत हो, रीजनेबल भी होना चाहिए। यही निर्णय अनुच्छेद 21 को अत्यंत व्यापक बना देता है। यह निर्णय अनुच्छेद 21 को अत्यंत व्यापक बना देता है। ठीक है, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि अनुच्छेद 21 का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा है, तो बिना सोचे आपको लिखना है मेनका गांधी केस 1978। ठीक है, दूसरा केस कौन सा था? ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। दूसरा केस कौन सा था इस पे? ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। ठीक है, इसमें क्या था? सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण नैरो व्याख्या की थी। संकीर्ण नैरो व्याख्या, बाद में मेनका गांधी केस ने इसे व्यापक ब्रॉड बना दिया, है ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण यानी कि नैरो व्याख्या की थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में मेनका गांधी केस ने इसे क्या कर दिया? ने इसे व्यापक कर दिया। व्यापक यानी कि एक कर दिया, ब्रॉड बना दिया, विस्तृत कर दिया। इतना इसमें था। गोपालन केस में क्या था? इसको नैरो किया गया। आपसे पूछा जाएगा तो इतना याद रखिए, इसमें नैरो था, ठीक, और मेनका गांधी में ब्रॉड था। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये कीवर्ड, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। अब अनुच्छेद 21 किन किन लोगों पर लागू होगा? ध्यान दीजिए, यह अधिकार भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। कैसे? किसको? भारतीय नागरिक को भी मिलेगा और विदेशी नागरिक को भी अनुच्छेद 21 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ना, तो दोनों लोगों को मिलेगा। अब अनुच्छेद 21 किसे मिलेगा? इसका उत्तर है प्रत्येक व्यक्ति को, एवरी पर्सन। किसे मिलेगा? सबको, जितने भी लोग हैं, एवरी पर्सन। ठीक, अब अनुच्छेद 21 का महत्व क्या है? अब इसी अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कई अधिकार विकसित किए, जैसे निजता का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार, गर्मापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शीघ्र न्याय का अधिकार, ये सारी चीज़ें हैं। इन सभी अधिकारों को हम लोग अगले टॉपिक में और अच्छे से पढ़ेंगे, तो जिससे आपकी समझ जो है और विकसित होगी। ठीक है, अभी हमने अनुच्छेद 21 का मूल अर्थ समझा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संविधान में निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार जैसे शब्द जो है मूल रूप से लिखे ही नहीं गए थे। फिर ये अधिकार आए कहाँ से? ठीक है, इसका उत्तर मिलेगा आपको अगले टॉपिक में मिलेगा।
ठीक है, तो चलिए उस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। अब अपना हमारा अगला टॉपिक है अनुच्छेद 21 में सम्मिलित अधिकार। कौन कौन से अधिकार हैं साथियों? अनुच्छेद 21 में सम्मिलित अधिकार के बारे में थोड़ा और जानते हैं। क्योंकि यह अनुच्छेद 21 जो है, आर्टिकल 21 जो है महत्वपूर्ण है। इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं हमारे पेपर में। अनुच्छेद 21 में सम्मिलित अधिकार। साथियों, संविधान की किताब खोलकर अगर देखिए तो अनुच्छेद 21 में सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी एक लाइन से 40 से अधिक मौलिक अधिकार विकसित कर दिए हैं। यानी कि संविधान में निजता का अधिकार नहीं लिखा था, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार नहीं लिखा था, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार नहीं लिखा था, फिर भी आज ये सभी मौलिक अधिकार। आखिर कैसे? आज हम उसी संवैधानिक यात्रा को समझेंगे आगे। ठीक है, अब अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से और विधि द्वारा, है ना, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। लेकिन मानिका गांधी केस 1978 में के बाद कोर्ट ने इसकी व्यापक व्याख्या कहाँ की? तो हम लोग जानेंगे कि लाइफ मीन्स मोर देन मेयर एनिमल एक्सटेंशन। अर्थात जीवन का मतलब केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और गरिमा के साथ जीना है। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस किए हैं। तो इसमें ये भी अधिकार सम्मिलित हैं। अब आपसे परीक्षा में यदि पूछा जाए कि अनुच्छेद 21 इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो उत्तर होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके अनेक नए मौलिक अधिकार जो है विकसित कर दिए। ठीक है, अब अनुच्छेद 21 में सम्मिलित प्रमुख अधिकार कौन कौन से? गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। पहला है गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार। जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान के साथ जीना है। अब इस पे केस क्या है कि इस पे केस ये वाला उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना जानना है कि जीवन का अर्थ गरिमा के साथ जीवन है। ठीक है, अब निजता का अधिकार दूसरा है, निजता का अधिकार, जो बहुत ज़रूरी है, वही आपको हम बता देते हैं। ठीक है, हमें इस पर PhD नहीं करना, हमें बस अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो वो उसके लिए PY को देखना, तो PY को मैंने देखा है, उसके हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है, आप निश्चिंत रहिए। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। क्या सरकार आपकी हर फ़ोन कॉल सुन सकती है? तो क्या आपकी निजी जानकारी बिना कारण सार्वजनिक कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस पर एक ऐतिहासिक केस था, जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। ये केस जरूरी है जानना। इस पर एक केस आया था, जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी बराबर फंडामेंटल राइट्स क्या बताया था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी के बाद क्या आया था? बराबर फंडामेंटल राइट। अब इस पे आज आधार, डिजिटल डेटा, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सभी से जुड़े प्रश्नों की संवैधानिक नींव क्या है? यही निर्णय है। ठीक है, अब तीसरा है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। ये भी हमारे अधिकार में आता है, स्वच्छ अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। ठीक, यदि हवा जहरीली हो, पानी प्रदूषित हो, तो क्या सम्मानपूर्वक जीना संभव है? नहीं। ठीक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। इस पे एक केस था कि सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 में आया था। ये बस केस का नाम याद रखिए, बस इससे रिलेटेड, और ज़्यादा नहीं। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991। अब शीघ्र न्याय का अधिकार।
शीघ्र न्याय का अधिकार। अब राइट टू स्पीडी ट्रायल। यदि मुकदमा 30 से 40 वर्ष चलता रहा तो क्या न्याय मिलेगा उस व्यक्ति को? नहीं मिलेगा, उसकी तो उम्र ही निकल जाएगी, या तो बूढ़ा हो जाएगा, या तो आप प्राकृतिक अगर मृत्यु भी हो सकती है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस पर जो केस था क्या था, हुसैन आरा खातून वैसे स्टेट ऑफ बिहार, इस पर एक केस आया था शीघ्र न्याय का अधिकार, एक बहुत ही फेमस केस था। एक इस पे मूवी भी बनी है, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जल्द तत्काल रूप से मतलब शीघ्र ही न्याय मिलना भी क्या है, मौलिक अधिकार है। ये नहीं होना चाहिए कि उसे न्याय मिलते मिलते देर हो जाए। उस न्याय का करेगा ही क्या व्यक्ति जब उसको उस समय पे तत्काल प्रभाव में उसको न्याय ना मिले, है ना, राइट। निःशुल्क विधिक सहायता या निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार 5वां है। इसको इसलिए डिटेलिंग की जा रही है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, पूछा जाता है। निःशुल्क विधिक सहायता का राइट टू फ्री लीगल एड। यदि गरीब व्यक्ति वकील नहीं कर सकता तो क्या उसे न्याय नहीं मिलेगा? सरकार आवश्यक परिस्थितियों में विधिक सहायता उपलब्ध कराती हो। जैसे ऐसी बात नहीं है कि एक अमीर व्यक्ति ही सरकारी वकील कर सकता है, ऐसा नहीं है, एक आम नागरिक भी वकील कर सकता है। सरकार इस पर सुविधा उपलब्ध कराती है। जैसे MH हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस पर एक केस था, MH हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978। ठीक है। स्वास्थ्य का अधिकार 6वां है, स्वास्थ्य का अधिकार। स्वास्थ्य के बिना जीवन का क्या अर्थ होगा, बताइए आप। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य को भी अनुच्छेद 21 से जोड़ा। अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, हमारी कोई चीज़ें नहीं पूरी होंगी, हम कुछ करने में असमर्थ होंगे, ठीक है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 21 से जोड़ दिया। इस पर केस क्या बना, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1995। इस पर कौन सा महत्वपूर्ण केस आया, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। अब है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार में सबसे पहले शिक्षा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 से ही विकसित किया गया, ठीक है। तो इस पे केस था उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। शिक्षा का अधिकार में एक केस बना था, कौन सा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्पष्ट किया था। वह केस था उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993। अब ये किस कोर्ट केस आया था, उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993। तो इसमें किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसमें कौन सा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, ये चीज़ हमें याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस केस से हुआ था, उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश से हुआ था, ठीक। अब इस पर
हम आगे बात करेंगे। अब क्या है, क्या शिक्षा का अधिकार शुरू से संविधान में था? तो नहीं था। पहले न्यायपालिका ने इसे अनुच्छेद 21 से जोड़ा, बाद में संविधान संशोधन से 21A बनाया गया। ठीक, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे हमसे पूछा जा सकता है। अब है 8वां आश्रय, शेल्टर का अधिकार। 8वां आश्रय, शेल्टर का अधिकार। अब रहने के लिए सुरक्षित स्थान भी गरिमामय जीवन का हिस्सा होता है। ठीक है, इस पे कौन सा केस बना था? इस पे एक केस था कि कौन सा, एक मिनट, अरे, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1996। इस पे आश्रय शेल्टर का अधिकार पे केस था कि रहने के लिए सुरक्षित स्थान भी गरिमामय जीवन का हिस्सा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और केस क्या फाइल हुई थी? केस का नाम था चमेली सिंह, चमेली सिंह, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 1996। ठीक है, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1996। अब 8वां केस इस पे है, केस नहीं सॉरी, अधिकार 9वां क्या है? स्वच्छ पेयजल का अधिकार। ये भी हमारा एक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। स्वच्छ पेयजल का अधिकार, स्वच्छ पेयजल का अधिकार। सुरक्षित पीने का पानी भी जो है अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया है। ठीक है, और 10वां है जीविकोपार्जन का अधिकार। जीविकोपार्जन का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति की जीविका ही छीन ली जाए तो जीवन कैसे बचेगा, बताइए आप। तो इस पे केस था ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985। इस पे ये केस महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जीविका का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए कि जीविका और व्यवसाय में अंतर है। ठीक है, जीविका और व्यवसाय में अंतर होता है। व्यवसाय में अंतर है। ठीक, व्यवसाय जो है, ये व्यवसाय शब्द जो है ये अनुच्छेद 19(1) के जी का हिस्सा है, और जबकि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जीविकोपार्जन का महत्व अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। ये अंतर आप स्पष्ट हो गया, आप लोग ध्यान रखिए, इससे प्रश्न मत तैयार कर लीजिएगा। ठीक, अब जो है इस पे कौन से पॉइंट्स और बन सकते हैं कि अनुच्छेद 21 केवल भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है, ये जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, एवरी पर्सन। और अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या मेनका गांधी केस में 1978 के बाद हुई थी। ठीक, ये चीज़ें हमें याद रखना है। अभी तक हमने जाना कि संविधान हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा देता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर ले तो उसके क्या अधिकार होंगे, है ना, उसके पास क्या क्या राइट्स होंगे, क्या उसे बिना कारण कई दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो इन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब हम लोग अगले टॉपिक में समझेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है आज का अनुच्छेद 21 का ए, ये भी जान लेंगे, पढ़ेंगे बढ़िया से। अनुच्छेद 21 का ए क्या है? शिक्षा का प्रभाव, शिक्षा का अधिकार।
राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, ठीक है। अब इस पे हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, वो गरीब परिवार का बच्चा है ना, तो केवल पैसों की कमी के कारण स्कूल ही नहीं जा सके, है ना, वो पैसों की कमी के कारण स्कूल नहीं जा पा रहा, तो क्या वह अपने सपने पूरा कर पाएगा? क्या वो ऐसा कर पाएगा? उसके जो भी ड्रीम होंगे वो पूरे पूरे कर ले जाएगा? तो इस पे भी सोचने लायक है। और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब शिक्षा केवल अमीरों तक सीमित रह जाए। तो क्या ऐसा भी है? तो इन्हीं दो प्रश्नों पे हम लोग विचार करके सोचेंगे कि बदलने के लिए जो है संविधान में एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया है। इन्हीं दो प्रावधानों को, जो हमारे दो प्रश्न हैं उनको मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। वो अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 21A में है कि ऐसा नहीं है कोई भी बच्चा गरीब भले ही पैदा हुआ है, लेकिन वो सपने बड़े देख सकता है और उसे पूरा भी कर सकता है। और साथ ही साथ उसे शिक्षा, अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता के साथ जो एक आम नागरिक को मिलती है और एक अमीर बच्चे को मिलती है, वो दोनों की शिक्षा जो है समान होगी। यह अधिकार हमें अनुच्छेद 21A से मिला है और जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। ठीक, अब हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई एक बच्चा है जिसका नाम श्याम है, हाँ, वो 8 वर्ष का बच्चा है और उसके माता पिता बहुत गरीब हैं, वे स्कूल की फीस नहीं भर सकते, प्राइवेट स्कूल की, तो क्या राहुल शिक्षा से वंचित रहेगा? नहीं रहेगा। संविधान कहता है कि 6 से हमारा संविधान कहता है संविधान कहता है 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। ये हमारा अनुच्छेद हमें सुविधा देता है। देखिए क्या है, इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। संविधान हमें अधिकार देता है कि कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, और किसके माध्यम से? जो भी वर्तमान की सरकार होगी उसके माध्यम से। और संविधान हमें यह राइट्स देता है। देखिए इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो प्रावधान किया गया है, जिसे इसके अंतर्गत सरकारों ने प्राथमिक विद्यालय बनाए, माध्यमिक विद्यालय बनाए, और उसके लिए सरकारी टीचर की नियुक्ति करना स्टार्ट हुआ है ना। विभागीय तौर से विभिन्न प्रकार के पेपर्स कराए जाते हैं, पात्रता होती है, जैसे टेट हो गया, सीटेट हो गया, बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, और उसके बाद सुपर टेट माने और टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, नेट हो गया, जेआरएफ हो गया। ये सारी चीज़ें हम वहाँ तक तो नहीं जा रहे हैं अभी, हम लोग यही माध्यमिक शिक्षा तक जाते हैं, टेट, सीटेट और सुपर टेट तक, और जो क्वालिफिकेशन है बीएड, बीटीसी, इन सारे एग्ज़ाम को, इतने सारे लेयर्स को पास कर एक जो व्यक्ति है, महिला है, वो अध्यापिका बनती है और अध्यापक बनता है ना। और वो बनने के बाद जब वहाँ नियुक्त होता है, किसी ज़िले के किसी गाँव में जब जाता है, तो वो अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ नहीं निभाता है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उस गाँव में जाकर वो उस स्कूल में वो अपने कार्य को पूरे निष्ठा से नहीं निभाता। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जाते हैं, इतनी क्वालिफ़िकेशन लिए हुए टीचर्स मिलते हैं बच्चों को, लेकिन वो अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, पढ़ाते नहीं, इतनी नॉलेज है उनके पास, सारी चीज़ें कंपटीशन निकालने के बाद, इतना सारा पढ़ने के बाद नौकरी मिलती है, और उस नौकरी से एक अगर मान लो, हाँ, ये भी एक फैक्ट है, हम भी उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, वो टीचर ही नहीं ज़िम्मेदार हैं, हमारे गार्जियन, जो हमारे आसपास के माहौल है, वातावरण है, जो सोच है, वो सब सारे कारक ज़िम्मेदार हैं। क्या है कि लोग क्या है, प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन ज़्यादा करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का देख रेख, वहाँ का रहन सहन, एजुकेशनल सिस्टम, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी में होती हैं सरकारी गवर्नमेंट स्कूल की अपेक्षा। और जब किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा भी अगर अच्छी मिलती है तो गार्जियन नहीं भेजते, उनको अपने प्रेजेंट स्टेटस से बहुत मतलब है। ये नहीं कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, इससे नहीं, स्टेटस चाहिए बस, कि हाँ हमें कोई ये ना कहे अरे अपने बच्चे को तो प्राइमरी में भेज रहे हैं, है ना। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण सोच है हमारे समाज की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक सबसे ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है अध्यापकों में और वहाँ के विद्यालय के मैनेजमेंट में। अगर एक विद्यालय पूर्ण रूप से सुरक्षित, है ना, बाउंड्रीदार, और एक बेसिक जो मुहैया चीज़ें होनी चाहिए, टोटी, नल, टंकी, टॉयलेट, बाथरूम और रसोई और कमरे की व्यवस्था, उठने बैठने की व्यवस्था, टीचरों की, और बच्चों के लिए बेंच, बुक्स और सारी जो चीज़ें फ्री में मिलती हैं, मिड डे मील्स हो गया, ये बहुत अच्छे क्वालिटी का बनने लगे, ड्रेस मिलने बढ़िया हो,
कोई चीज़ें उसमें भ्रष्टाचार ना हो, है ना, पूर्ण रूप से पारदर्शिता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गार्जियन फ्री का लाभ नहीं लेना चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा। कहेगा जो इतनी अच्छी चीज़ें, इतना अच्छा पढ़ाई और इतनी सारी अच्छी सुविधाएँ मिलें तो क्यों ना हम अपने बच्चे को भेजें वहाँ पे। तो यही सारी चीज़ें हैं, पहले शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी, विद्यालय से ही, स्कूल से ही, तभी जाके गार्जियन उस पर ट्रस्ट करके अपने बच्चों को भेजेंगे और ढेर सारे माध्यमिक विद्यालय फिर से चलने लगेंगे और बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे माता पिता का आर्थिक मदद हो जाएगा, बोझ कम हो जाएगा। कितनी सारी लड़कियां पढ़ने जाने लगेंगी, जो शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी। कितने बच्चे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्या ही बताएं आप। चलिए, आप लोग तो जान ही रहोगे, अपने अपने ज़िले में, अपने अपने गाँव के आसपास देख ही रहोगे माहौल, मुझे सारी चीज़ें कहने की आवश्यकता नहीं है। खैर, शुरुआत तो हमसे ही होगी, हम भी एक ही, हम भी पढ़ा रहे हैं, हम भी एक शिक्षक की भूमिका में हम भी हैं। अगर भविष्य में मुझे भी ऐसा कहीं अवसर मिला, चाहे जैसे भी प्रकार का, तो मैं तो पूरी कोशिश करूँगी ईमानदार रहकर और अपने कर्तव्य को निभाने की, ठीक है। शुरुआत तो खुद से ही होती है, तो मैं तो स्वयं से ही इस चीज़ के लिए तत्पर हूँ। बाकी तो देखते हैं आगे क्या होता है। क्या करें, बहुत ही सोचने वाली बात हो जाती है, इसलिए इतना ज़्यादा बोल दिए, इस पर बात कर ली। खैर ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। क्या है अनुच्छेद 21 से कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को विधि द्वारा निर्धारित तरीके से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देगी। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि शिक्षा का अधिकार बच्चों का मौलिक अधिकार है और इसे उपलब्ध कराना राज्य का संवैधानिक दायित्व है, ये राज्य का कर्तव्य है, ठीक है, ये राज्य का, स्टेट का कर्तव्य है। अब अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा एग्जाम में, इसको हम लोग जान लेते हैं। अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, तो ये कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। लेकिन इसका वास्तविक क्रियान्वयन बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तविक रूप से 2009 RTE एक्ट के माध्यम से हुआ, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना। आप लोग ये फैक्ट्स याद रखिए। अब 86वें संविधान संशोधन की 3 महत्वपूर्ण बातें, बार ये 86वां संविधान संशोधन 2002 अधिनियम आ रहा है, तो इसकी भी 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको भी जानेंगे, ये जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए। तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है, नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार मिले। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है ना। और क्या था, दूसरी कौन सी बात है, ये सारी चीज़ें सीक्वेंस से है, तो सीक्वेंस से बताया जा रहा है, सीक्वेंस से लिखवाया भी जा रहा है, आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, तो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, और एक बढ़िया सा नोट्स तैयार होगा और याद करने में आसानी होगा, और पेपर में आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। अनुच्छेद 45 में परिवर्तन, अब क्या था इसमें, अब राज्य का प्रयास होगा कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था करें, ये भी था, इसको भी लिखिए आप लोग। अब जो है राज्य का प्रयास होगा कि 6
वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था करें। अब तीसरा क्या है? अनुच्छेद 51A इस सब क्लॉज के जोड़ा गया, ये भी जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया ये भी जानते हैं। इसमें यह था कि माता पिता या अभिभावक का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चे या वार्ड को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक, ये सारी चीज़ें इतना हम लोगों ने जाना। ये जो अनुच्छेद है ये याद रखिए आप लोग। अब 6 से कम आयु के बच्चों की शिक्षा किस अनुच्छेद से जुड़ी है? अनुच्छेद 45। अब 6 से 14 वर्ष से 14 वर्ष से अनुच्छेद 45 में परिवर्तन हम लोगों ने देखा। अनुच्छेद 51 जोड़ा गया, ये भी देखा हम लोगों ने जाना। अब हम लोग 6 से कम आयु के बच्चों की शिक्षा किस अनुच्छेद से जुड़ी है? अनुच्छेद 45। और अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का मौलिक अधिकार क्या होगा? अनुच्छेद 21A। अभी हम लोगों ने एक चीज लिखा था RTE एक्ट 2009 की प्रमुख बातें। चलो इस पे बात कर लेते हैं। RTE एक्ट 2009 की प्रमुख बातें। कौन कौन सी बातें हैं? कि 6 से 14 वर्ष तक जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है ना। और क्या है? प्राथमिक एलिमेंट्री शिक्षा पर केंद्रित है। एलिमेंट्री शिक्षा पर केंद्रित हो। और क्या है? शिक्षा तक समान अवसर सुनिश्चित करने का उद्देश्य है। शिक्षा तक समान अवसर सुनिश्चित करने का उद्देश्य। ठीक है, ये सारी चीज़ें RTE एक्ट में सम्मिलित है। अब हम लोग यहाँ तक कहाँ तक सीखे? अब तक हमने जीवन, स्वतंत्रता और शिक्षा का अधिकार समझ लिया। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर ले तो उसे क्या अधिकार होंगे? क्या उसे बिना कारण कई दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है? इसका उत्तर आपको अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में संरक्षण में मिलेगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है ना। अब अनुच्छेद 22 हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए
और अपने स्वास्थ्य का, अपने मेंटल हेल्थ का, सबसे ज़रूरी है मेंटल हेल्थ, है ना। मेंटल हेल्थ पर कोई ध्यान नहीं देता, मेंटल हेल्थ पर बहुत ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति को, एक महिला को मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी बहुत ही ज़रूरी, जितना कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होना। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।